अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं, बखैर वफ़ियत हैं। आज आप लोगों के साथ बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आप लोगों से गुफ्तगू जो है वो होती रहती है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें, वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स करें, सजेशन दें। ठीक है जी। आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों की अप्रिसिएशन जो होती है कमेंट्स में, उसको देख कर दिल करता है कोई ना कोई नई वीडियो बनाने को। ठीक है जी। और कुछ दोस्त कांटेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह उनको जितना गाइड कर सकते हैं, जितना नॉलेज है उस हिसाब से उनको अच्छे से अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961, उसके हवाले से हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मेन जो डिस्कशन होगी वो सेक्शन 4 सक्सेशन की होगी। ठीक है जी। तो 1961 से पहले, जनरल अयूब ख़ान साहब के दौर से पहले जो है पाकिस्तान में कोई निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। निकाह ओरल होता था। लड़की और लड़का अपने माँ बाप के सामने इन फ्रंट ऑफ टू विटनेसेस जो है, इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस जो है वो इजाबो कबूल करते थे तो निकाह हो जाता था। फिर यूँ हुआ कि जो लोग अमीर होते थे, जो अमीर होते थे, ज़्यादा लोग जिनके पास पैसा रुपया माल और दौलत, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा होती थी, उन लोगों की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ ख़वातीन क्लेम करती थी कि वो उनकी बीवियाँ हैं। इवन यहाँ तक कि एक बहावलपुर में मैंने सुना है कि एक जो है वो फौत हुए थे मर्द, तो उनकी बाद तकरीबन कोई 20+ उनकी बीवियाँ आ गई थी कि जी हम वारिस हैं, और कोई कहती थी मुझे इस वक्त तलाक दे दी, ये मेरे बच्चे वारिस हैं, ये है वो है। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई ऐसा मेकनिज़म होना चाहिए जिसके ज़रिए से निकाह नामा जो है वो बनाया जाए। तो उसके बाद फिर 1961 का ऑर्डिनेंस बना। इसके तहत निकाह की रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन काउंसिल में ज़रूरी हुई। ठीक है जी। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला आ रहा था उस सिलसिले कार में, वो ये था कि इस्लाम में शरई तौर पर दादा के नाम पे जब प्रॉपर्टी होती थी तो उसके दो या तीन बच्चे थे तो वो भाई आपस में लड़ पड़ते थे। एक भाई दूसरे भाई को मार देता था, तो जिस भाई की डेथ हो जाती थी उसके बेटियां और बेटे जो है ना वो अपना फिर शेयर नहीं ले सकते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी दादा के नाम होती थी। दादा जिस दिन फौत होता था उस दिन पीछे उसके 2 बच्चे बच जाते थे। 3 भाइयों में से एक मार दिया होता था उन्होंने, या खुद मार दिया या किसी को कह के मरवा दिया। तो जिसको मरवा दिया जाता था या जिसकी डेथ हो जाती थी वो बंदा फिर प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो शेयर नहीं कर सकता था अपने फादर के नेम से। तो ये दो बहुत बड़े मसले आ रहे थे अयूब खान साहब के दौर में। तो उन्होंने जय्यत उलमा इकराम को जो है वो बिठाया और उनसे जो है मशवरा करने के बाद ये सक्सेशन का सेक्शन 4 जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि हालात वाक़यात इस तरह के हो चुके थे कि मुल्क में जो है वो लड़ाइयाँ और कत्ल बढ़ रहा था प्रॉपर्टी की वजह से। तो प्रॉपर्टी की वजह से कत्ल को रोकने के लिए, भाइयों को आपस में लड़ाई को रोकने के लिए फिर ये फ़ैसला किया गया कि सेक्शन 4 जो है सक्सेशन होगा एक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का। और उस सेक्शन के तहत जो है एज़ पर स्ट्रिप्स जो है वो पोता पोती और ग्रैंड सन जो है वो अपनी इनहेरिटेंस जो है वो दादा से शेयर कर सकेंगे। इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, इसके बारे में मज़ीद हम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए से पहले जो है हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। सक्सेशन सेक्शन 4। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन आर डाटर ऑफ प्रोपोशियस बिफोर ओपनिंग ऑफ सक्सेशन। ओपनिंग सक्सेशन उस दिन होती है जिस दिन बंदा फौत होता है। ठीक है। अब दादा के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके चाहे 4 पोते पोतियाँ हैं या बेटे हैं, तो वो अपनी ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते अपने बाप से या अपने दादा से कि ये हमारे नाम पे प्रॉपर्टी लगाओ। ये दादा की विल होती है कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पहले ट्रांसफ़र कर दे या बाद में ट्रांसफ़र करे। ठीक है। बिफोर ओपनिंग सक्सेशन, अगर ओपन हुई नहीं है सक्सेशन यानी कि दादा जिंदा है तो उसका बेटा मर जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू मर्डर, ड्यू टू एनी अदर रीज़न, उसको कोई भी मार देता है। तो फिर क्या होगा? द चिल्ड्रन ऑफ सच सन, तो जो बंदा मरा है, जो कत्ल हुआ है, उसके बच्चे, सच सन आर डाटर, उस या वो बेटी भी हो तो उसके बच्चे, इफ़ एनी कोई भी हो अगर बच्चे, लिविंग एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन ओपन, अगर वो उस टाइम जिंदा हो गए जब दादा फौत होगा तो दादे के नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से एज़ पर स्ट्रिप्स, एज़ पर फादर, एज़ पर द शेयर ऑफ द फादर दे विल गेट द इनहेरिटेंस। ठीक है जी। शेल पर स्ट्रिप्स रिसीव्स अ शेयर इक्विवेलेंट टू द शेयर विच सच सन और डाटर एज द केस मे बी वुड हैव रिसीव्ड इफ अलाइव। ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर दादा के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो
5 में से उसकी 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, ठीक है। अब एक बेटी फौत हो जाती है, एक बेटा फौत होता है, प्रॉपर्टी दादा के नाम पे है, जो बेटा और बेटी फौत हुए उनके बच्चे भी हैं आगे, ठीक है। अब जब वरासत दादा के नाम से तकसीम होगी तो वो पोता और पोती जो है वो बिल्कुल वो हिस्सा वसूल करेंगे, ठीक है जी। ये इस चीज़ में डिस्कस किया जा रहा है। ये 1961 का मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस, इसको जो है हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं करूँगा डिस्कस, कि एक केस था वो 1986 में जो है वो प्रॉपर्टी जो थी ना वो लीगल हेयर्स के नाम से थी। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लंबी है। सूट फॉर डेक्लेरेशन म्यूटेशन अटेस्टेड ऑन 5/4/1986 रिगार्डिंग द legacy of the predecessor in interest of the parties challenged by the plaintiff claiming to the legal heirs of predecessor son daughter suit decreed concurrently by the courts below। चलिए मैं आपको ना इसको वैसे बताता हूँ। एक दावा जो है ना वो हुआ पोते पोतियों की तरफ से, ठीक है, कि हमारा हिस्सा बनता है दादा की प्रॉपर्टी में से। उनका बाप या वालदा फौत हो गई थी तो जो दूसरी पार्टी थी डिफेंडेंट साइड, उन्होंने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की कि ये जो सेक्शन 4 है इसको मुस्लिम जो है ना वो शरीयत अपलेट कोर्ट जो है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की, उन्होंने इसको अन इस्लामिक जो है वो करार दे दिया है, ठीक है। इसकी वजह से ये बच्चों को जो ना वो प्रॉपर्टी के वारिस नहीं है, इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के सामने ये बात आई कि जो सेक्शन 4 का जो अन इस्लामिक करार दिया गया फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से, उसका जो ऑपरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने उसको जो है वो उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया हुआ है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने फिर पोतों को विरासत में से हिस्सा देने का हुक्म दिया और रिवीजन जो थी वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। ये डिस्कस किया गया 2014 YLR 301 पेज नंबर और 2013 CLC पेज नंबर है 542, 2014 CLC पेज नंबर है 15। इसके अलावा प्लेंटिफ बीइंग द ओनली डॉटर ऑफ द प्रीडिसीज, अच्छा इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेटी सिर्फ एक थी, अब प्रॉपर्टी दादा के नाम पे थी, पोती थी उसकी दादा की, यानी कि और दादा बेटी का बाप फौत हो चुका था, ठीक है। अब उसका वालिद अगर ज़िंदा होता तो वो 2/5 हिस्से का वारिस था, ठीक है। तो बेटी को 2/5 हिस्से में से अपने बाप की विरासत में से जितना उसका शेयर इस्लामिक बनता था, अगर भाई ना कोई हो तो 2/3, तो 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हों तो वो 2/3 बन रहा होता है, ठीक है। बेवा का जो है वो 1/8 निकाल के 2/3 और फिर बाकी 1/3 भाइयों की तरफ चला जाता है। तो फिर बेटी को वो हिस्सा दिया गया जो उसका शरई और इस्लामिक तौर पर बनता था। ये डिस्कस किया गया 2003 SCMR पेज नंबर है 1664, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस किया गया MLD 1995 1583, ठीक है जी। अब सक्सेशन ओपन किस दिन होती है? सक्सेशन ओपन उस दिन होती है जब बंदे की वफ़ात होती है, ठीक है। अब दादा जब तक ज़िंदा है, पोते पोतियाँ या बेटा भी उससे ज़बरदस्ती मांग नहीं सकता, अगर वो अपनी मर्ज़ी से देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। तो अब काफ़ी उम्मीद है मुझे कि आप सब लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया होगा। ये एक बात मैं रिपीट तो नहीं मैं करूँगा कि मैं इसमें साइटेशन है 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट 475 और इसके अलावा 2002 SCMR 426 और 164। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपलेट बेंच ने फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ख़त्म करते हुए, मनसूख करते हुए सेक्शन 4 के ऊपर ऑपरेशन जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो इस लिहाज से बच्चों को, पोते पोतियों को दादे की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना चाहिए। ये उनका शरई शेयर है, ये उनका माँ और बाप को जो मिलना था हिस्सा, उसी में से उनका हिस्सा बनता है और उनको जो है वो मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दूसरों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।